Hello dear friends, I am Professor D. M. Nirmadikari, Director of Preeti Engineering Classes and Preeti Study Center. I welcome all of you for this session, Introduction of Engineering Degree Admission Procedure. तो आइए दोस्तों, आज के इस सेशन में हम जान लेते हैं कि अगर आपने इंजीनियरिंग में डिग्री कंप्लीट करना सोचा है तो इसके लिए एडमिशन प्रोसीजर कैसी है और वो कौन कौन से स्टेप्स उसमें आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्राइटेरिया एंड एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन। अगर आपको इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट करनी है तो इसके लिए दो रास्ते हैं। सबसे पहला जो रास्ता है वो है आफ्टर 12th यू कैन ऑप्ट फॉर एडमिशन टू द इंजीनियरिंग। 12th के बाद अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ये तीन सब्जेक्ट के साथ आपने 12th पास आउट किया है और आपको मिनिमम 50% से ज़्यादा मार्क्स है और इन एडिशन टू दैट आपने CET यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग अगर अपीयर की है और आपका स्कोर पॉजिटिव है तो आप एलिजिबल है इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए। ये हो गया पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया जो है, दूसरे क्राइटेरिया में आफ्टर डिप्लोमा ऑल्सो यू कैन कंप्लीट द डिग्री कोर्स। 3 साल का जो AICTE अप्रूव्ड कॉलेज का डिप्लोमा है वो डिप्लोमा अगर आपने कंप्लीट किया है तो सेम ब्रांच में आपको डिग्री करने के लिए डायरेक्ट सेकंड ईयर को एडमिशन मिलती है। समझिए एक आधे स्टूडेंट ने अगर मैकेनिकल का डिप्लोमा कंप्लीट किया है AICTE अप्रूव्ड कॉलेज में से और वो अभी डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना चाहता है तो उसको सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या उसके रिलेटेड एलाइड ब्रांचेस में, हो सकता है प्रोडक्शन, हो सकता है ऑटोमोबाइल, ये ग्रुप के जो ब्रांचेस है उसमें उसको एडमिशन मिल सकती है डायरेक्ट सेकंड ईयर को। तो सवाल पैदा होता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस कुछ भी नहीं है। 12th करने के बाद आपको 4 साल की डिग्री कंप्लीट करनी पड़ती है और डिप्लोमा करने के बाद आपको डायरेक्ट सेकंड ईयर को एडमिशन मिलती है, आपको सिर्फ 3 साल लगते हैं। लेकिन 10th के बाद अगर कैलकुलेट किया तो 3 साल का डिप्लोमा और 3 साल की डिग्री यानी 6 साल लग जाते हैं और 11th-12th अगर आपने किया तो 11th-12th के 2 साल और डिग्री के 4 साल यानी उधर से भी 6 साल लगते हैं। यानी ये वो रास्ता भी आपने अडॉप्ट किया तो भी आपको 6 साल लगते हैं और 11th-12th का रास्ता अडॉप्ट किया तो भी आपको 6 साल ही लगते हैं। इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है कि डिप्लोमा करके जितने भी स्टूडेंट्स आ जाते हैं उनको एक बेसिक बैकग्राउंड तैयार रहता है, लेकिन वो सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेवल का रहता है क्योंकि डिप्लोमा में एक्चुअली प्रैक्टिकल नॉलेज थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन थ्योरेटिकल नॉलेज काफ़ी कम है। 11th-12th करके जो स्टूडेंट्स आते हैं उनका मैथमेटिकल रिलेटेड कंसेप्ट जो है वो बहुत क्लियर रहते हैं। डिप्लोमा करके जो स्टूडेंट्स आते हैं उनके मैथमेटिकल कंसेप्ट थोड़े से वीक रहते हैं लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। लेकिन टोटल जो एडमिशन प्रोसीजर है वो दोनों के लिए करीब करीब 100% सेम है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन सी स्टेप्स या एडमिशन प्रोसेस में आपको फॉलो करनी पड़ती है। सबसे पहले तो रिजल्ट लगने के बाद, यानी अभी 12th स्टैंडर्ड का रिजल्ट लगेगा, वो रिजल्ट लगने के बाद एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाती। ये पूरी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए आपने 11th-12th किया हो या डिप्लोमा किया हो, आपको घर से बिल्कुल बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। टोटल प्रोसेस इज ऑनलाइन। आपके घर बैठे आपके पीसी पे, लैपटॉप पे आप ये प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहला ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग। जैसे ही 12th का रिजल्ट लग जाएगा, 12th का रिजल्ट लगने के बाद एडमिशन के फॉर्म सेलिंग शुरू हो जाएगा। उसका जो इंटीमेशन है वो DTE यानी डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उनके वेबसाइट पर आ जाएगा। उसके बाद वो फॉर्म आपको ऑनलाइन पेमेंट करके परचेस करना होगा। वो फॉर्म परचेस करते ही स्टूडेंट को एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा जो उसको बहुत ही संभाल के रखना है। वो फॉर्म भरते समय पूरी बेसिक इंफॉर्मेशन यानी फुल नेम ऑफ द स्टूडेंट, उसको 10th में कितने मार्क्स थे, 12th में कितने मार्क्स थे, डिप्लोमा अगर किया है तो फर्स्ट ईयर में कितने थे, सेकंड ईयर में कितने थे, थर्ड ईयर में कितने हैं, वगैरह वगैरह जैसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, वो पूरी ये फॉर्म में भरनी पड़ती है। कैटेगरी कौन सी है, जनरल कैटेगरी है, SC है, ST है, वगैरह वगैरह जैसे जो नोन इन्फॉर्मेशन है वो पूरी ये ऑनलाइन फॉर्म में
फिल करनी पड़ती है और उसके बाद वो फॉर्म सबमिट करना पड़ता है। वो फॉर्म सबमिट करने के बाद एक जनरल मेरिट लिस्ट लग जाती। वो जनरल मेरिट लिस्ट में जितने भी स्टूडेंट्स ने फॉर्म भर दिए हैं वो स्टूडेंट्स के नाम, उनके मार्क्स, उनकी कैटेगरी, ऐसी जनरल इंफॉर्मेशन जो है जो आपने सबमिट की है वो वहां पे डिस्प्ले हो जाती। वो इंफॉर्मेशन देख के स्टूडेंट को सिर्फ क्रॉस चेक करना है कि वो मेरिट लिस्ट में मेरा नाम है क्या, मेरे जो मार्क्स वहां पे शो हो रहे हैं वो करेक्ट है क्या, मेरी कैटेगरी जो है वो वहां पे करेक्ट डिस्प्ले हो रही है क्या। उसमें अगर कुछ डिस्क्रिपेंसी है तो उसको वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को इमीडिएट रिपोर्ट करना पड़ता है। उसके लिए 2 या 3 दिन की मोहलत दी रहती है। उसके बाद वो जनरल मेरिट लिस्ट जो है वो फाइनली डिस्प्ले हो जाती। उसके बाद शुरू हो जाता है ऑप्शन फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस। वो ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग के लिए आपको करीब करीब 100 या 150 तक ऑप्शंस दिए हुए रहते हैं। वो जो ऑप्शंस है आपको बहुत ही केयरफुली भरना है। वो ऑप्शंस भरते समय फॉर एग्जांपल एक आधे स्टूडेंट को चाहिए XYZ कॉलेज में कंप्यूटर पहले नंबर पे, 11th-12th करके आए हुए स्टूडेंट की पहले मैं बात करूंगा, उसको चाहिए कंप्यूटर XYZ कॉलेज में। तो पहले ऑप्शन में वो भरेगा XYZ कॉलेज नंबर 1 कंप्यूटर। नंबर 2 पे सेम कॉलेज में अगर उसको कंप्यूटर नहीं मिल रहा है तो वो भर सकता है XYZ कॉलेज का, समझिए मैकेनिकल। नंबर 3 पे अगर वो भी नहीं मिलता है तो नंबर 3 पे XYZ कॉलेज का, समझिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ऐसा करके समझिए पहले 4 या 5 ऑप्शंस उसने पहले कॉलेज के लिए भर दिए। तो उसके बाद उसको अगर चाहिए ABC कॉलेज और उसमें पहले नंबर पे कंप्यूटर तो वो भर सकता है ABC कंप्यूटर। बाद में ABC कॉलेज का समझिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ऐसा करते करते उसको पूरा ऑप्शन फॉर्म कंप्लीट करना है। ऐसा नेसेसरी नहीं है कि 150 ऑप्शंस अगर दिए हैं तो पूरे के पूरे भरना ही चाहिए। आपके मार्क के हिसाब से आप या तो 50 भर सकते हैं, 25 भी भर सकते हैं, 100 भी भर सकते हैं, पूरे की पूरे भी भर सकते हैं। दैट इज नॉट मैंडेटरी। लेकिन एक बात पक्की ध्यान में रखिए कि जो ऑप्शन आप पहले नंबर पे भरेंगे वो ऑप्शन अगर स्टूडेंट को अलॉट हो गया तो आपको एडमिशन लेनी ही पड़ेगी, आपकी एडमिशन कंफर्म करनी ही पड़ेगी। आप उसके लिए डिनाई नहीं कर सकते कि बाद में ऐसा नहीं बोल सकते कि मैंने गलती से भर दिया था और अब मुझे चेंज चाहिए। आपको चेंज करना कब अलाउड है? जब उसके आगे की लिस्ट लग जाएगी, उसको अलॉटमेंट लिस्ट बोलते हैं, जो आपके कंप्यूटर पे मेल आईडी पे स्टूडेंट के डिस्प्ले हो जाएगी कि उसको कौन सा कॉलेज अलॉट हो गया है। उसमें अगर उसको पता चला कि अरे मैंने जो 5 नंबर का ऑप्शन भरा था वो कॉलेज और वो ब्रांच मुझे अलॉट हो गई है, लेकिन पेरेंट्स के साथ डिस्कस करने के बाद अगर उसको पता चला कि मुझे ये नहीं चाहिए, इसके ऊपर का जो था वो थोड़ी ही परसेंट से, थोड़ी ही पॉइंट से मेरा मिस हो गया है, तो उसके अगले राउंड के लिए मैं रुक जाऊंगा, तो वो कर सकता है। लेकिन पहला ऑप्शन अगर उसको लग गया है, पहला ऑप्शन अलॉट हो गया है, तो वो वेट नहीं कर सकता, उसको एडमिशन लेनी ही पड़ती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान में रखिए। उसके बाद कैप राउंड 1 शुरू हो जाता। जैसे कि मैंने अभी बताया कि ऑप्शन फॉर्म फिल करने के बाद जैसे ही स्टूडेंट सबमिट कर देता है उसके बाद 2-3 दिन बाद कैप राउंड 1 थ्रू अलॉटमेंट हो जाती कॉलेजेस की। वो अलॉटमेंट होने के बाद स्टूडेंट ने अगर देखा उसके चॉइस जितना कॉलेज उसको अच्छा लगा कि ठीक है ये भी मेरे लिए चलेगा, तो आप एडमिशन कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं लगा कि नहीं मैं थोड़ी वेट करूंगा, कैप राउंड 2 के लिए मैं जाना चाहूंगा, तो भी चल सकता है। लेकिन सिर्फ वो ऑप्शन नंबर 1 छोड़ के अगर अलॉट हुआ है तो कैप राउंड 1 के सीट अगर आपको एक्सेप्टेड है तो आप कंफर्म कर सकते हैं आपकी एडमिशन बाय विजिटिंग इनटू ARC। ARC में जाके आपको वहां पे कंफर्मेशन की जो प्रोसीजर है, जो फॉर्म्स है वगैरह वगैरह, वो आपको भर देना पड़ता है, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़ते हैं, तो आपकी एडमिशन हो जाती है कंफर्म। उसके बाद 5 नंबर पे रिपोर्ट टू द कॉलेज। जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, जो एडमिशन आपने कंफर्म की है, वो कॉलेज में आपको जाना पड़ेगा। वहां पे जाने के बाद आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी जो फोटोकॉपी की जो सेट है वो वहां पे जमा करना पड़ेगा। तो उसके बाद आपका कॉलेज कंफर्म हो जाता। लेकिन अगर आपने पहले कैप राउंड में जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ था वो अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो
कैप राउंड 2 के लिए आप रुक सकते हैं। कैप राउंड 2 में क्या होता है, वापस एक बार प्रोसीजर, वापस एक बार ऑप्शन फॉर्म फिलिंग के लिए अलॉट कर देते हैं। तो आपको वापस वो फॉर्म में भरना पड़ता है कि अभी मुझे कौन कौन से कॉलेज चाहिए, क्या चाहिए, लेकिन उसके पहले एक वैकेंसी लिस्ट जो है कि कैप राउंड 1 ने कितने स्टूडेंट्स ने एडमिशन कंफर्म किया और अभी उसके बाद कितने वैकेंट है। तो XYZ कॉलेज में कितने सीट, कौन से ब्रांच के कितने सीट वैकेंट है, PQR कॉलेज में कौन से ब्रांच के कौन से सीट वैकेंट है, कौन से कैटेगरी के कितने, ऐसा कैटेगरी वाइज स्प्लिट अप रहता है। तो वो देख के आपको जजमेंट लेना है कि अभी मेरे कैटेगरी के कौन से कॉलेज में कितने सीट है, मेरा नंबर कौन सा है। वो देख के सेकंड कैप राउंड के लिए आप वापस ऑप्शन फॉर्म फिल कर सकते हैं, यानी स्टेप नंबर 2 आपके सामने जो दिख रहा है वो। ये चॉइसेस भरने के बाद वापस एक बार अलॉटमेंट हो जाती, उसको बोलते हैं कैप राउंड 2। कैप राउंड 2 में अगर आपको अच्छा सा कॉलेज मिला तो आप वो कंफर्म कर सकते हैं, अदरवाइज वापस एक बार वही मैं बोलूंगा, पहला राउंड जो था, पहला जो अलॉटमेंट था वो अगर आपको मिल गया है तो आप अभी तीसरे राउंड के लिए नहीं जा सकते। लेकिन अदर देन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ अगर अलॉट किया है, आपको कंफर्म करना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन वेट फॉर द थर्ड राउंड। थर्ड राउंड में वापस यही प्रोसीजर होती है कि सेकंड राउंड, कैप राउंड 2 के बाद जितने स्टूडेंट्स एडमिशन कंफर्म करते हैं वो एडमिशन कंफर्मेशन के हिसाब से वैकेंसी लिस्ट निकालते हैं डिफरेंट कॉलेजेस की ब्रांच वाइज, कैटेगरी वाइज। और उसके बाद कैप राउंड 3 होता है। कैप राउंड 3 में वापस एक बार आपको ऑप्शन फॉर्म भरना पड़ता है और वो ऑप्शन फॉर्म भरने के बाद अगर आपको जो सीट है वो कंफर्म कर सकते हैं, नहीं तो आगे काउंसलिंग का भी राउंड हो सकता है। लेकिन जितनी देरी आप करते जाएंगे उतनी वैकेंसीज भरते जाएंगे और जैसे ही वैकेंसी एक एक करके भरती जाएगी उतने अच्छा कॉलेज में एडमिशन मिलने के चांसेस कम भी होते जाते। तो ये बात पक्की ध्यान में रखिए कि हो सके पूरा सोच समझ के जो ऑप्शन फॉर्म है वो भरिए और एडमिशन जल्दी से जल्दी अच्छे कॉलेज में कंफर्म कर दीजिए। इसके साथ और एक इंपॉर्टेंट बात है कि रिक्वायरमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। रिक्वायरमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले नंबर पे लगता है 10th स्टैंडर्ड की मार्कशीट। इसके साथ साथ 10th स्टैंडर्ड का जो सर्टिफिकेट है वो भी अगर आपके साथ है तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। दूसरे नंबर पे 12th स्टैंडर्ड की मार्कशीट, अगर आपने 12th किया है तो। डिप्लोमा अगर किया है और जिन्होंने 12th किया ही नहीं है, 10th के बाद डायरेक्ट डिप्लोमा को एडमिशन लिया है, उनके लिए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, ये तीनों ईयर की और हर एक सेमेस्टर की, फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम अप टू 6th सेम पूरी मार्क लिस्ट लगेगी। 10th की मार्कशीट भी इसके साथ लगने ही वाली है। तीसरा जो है, तीसरे नंबर पे लिविंग सर्टिफिकेट, जो कॉलेज आपने लास्ट अटेंड किया है, 11th 12th होगा तो वो कॉलेज, डिप्लोमा किया है तो पॉलिटेक्निक का लिविंग सर्टिफिकेट जरूरी है, ओरिजिनल सब ये डॉक्यूमेंट्स। इन एडिशन टू दैट 3 फोटोकॉपीज अटेस्टेड। चौथे नंबर पे अगर आप कास्ट रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी लगेगा और कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी लगेगा। 6 नंबर पे अगर आप SC और ST कैटेगरी छोड़ के बाकी किसी कैटेगरी में है तो आपको नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट भी लगेगा। 7th नंबर पे EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट, जो पिछले साल से 10% रिजर्वेशन अलॉट किए हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, वो सर्टिफिकेट आपको लगेगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए कि ये कैटेगरी में सिर्फ ऐसे ही स्टूडेंट्स आते हैं जिनको बाकी कुछ भी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं आता है, यानी नॉट रिलेटेड टू एनी कास्ट, नॉट रिलेटेड टू एनीथिंग। तो ये लड़के सिर्फ ऐसे कैटेगरी में आते हैं, इसको सवर्ण रिजर्वेशन भी बोलते हैं। उसके बाद EBC सर्टिफिकेट। EBC सर्टिफिकेट यानी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट। अगर आपके पेरेंट्स का टोटल इनकम 8 लाख से कम है तो आपको ये सर्टिफिकेट मिल सकता है। और ये सर्टिफिकेट अगर आपको मिला तो 50% जो ट्यूशन फी है उसमें से आपको एग्जम्पशन मिलेगा। EWS के लिए भी मैं वही बात कहना चाहूंगा कि EWS के लिए भी गवर्नमेंट ने बता दिया है कि जो स्टूडेंट के पेरेंट्स का इनकम लेस देन 5 लाख रुपीज है तो वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं और उसके लिए भी ट्यूशन फी से आधा यानी 50% ऑफ ट्यूशन फी का एग्जम्पशन मिल जाएगा। वो फी आपको भरने की जरूरत नहीं। उसके बाद
जो मार्क्स डॉक्यूमेंट है वो नेशनैलिटी और डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो जब तक आपको छुट्टियों में टाइम मिलेगा तो ये पूरे की पूरे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए। इसके 3 फोटोकॉपीज, अटेस्टेड फोटोकॉपीज बहुत जरूरी है। जो रिजर्वेशन के बारे में मैं बात कर रहा था, वो रिजर्वेशन एक एग्जाम्पल बेसिस महाराष्ट्र स्टेट के लिए क्या क्या दिया है देखिए। एससी स्टूडेंट के लिए 13% है, एसटी के लिए 7% है, विजय डीटी एनटीए के लिए 3% है, एनटीबी के लिए 2.5, एनटीसी के लिए 3.5, एनटीडी के लिए 2, ओबीसी के लिए 19% है, एसईबीसी 12% है। बाद में फिजिकली हैंडीकैप के लिए 5% है, ऑर्फन कैंडिडेट्स 1%, डिफेंस कोटा 5% है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 30% है, और ईडब्ल्यूएस जो मैंने अभी आपको बता दिया, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिनको बाकी किसी भी रिजर्वेशन में वो नहीं आते, उनके लिए 10% एडिशनल कोटा है। और एक बात सीट्स के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी सीट्स है 11th-12th के लिए, वो एक ब्रांच में, एक कॉलेज में 60 स्टूडेंट्स की एक डिवीजन रहती है। कभी कभी वो डबल इंटेक रहती है तो 120 की डिवीजन रहती है। 60 का अगर समझ में ले लिया तो 60 में से पूरे 60 सीट्स 11th-12th करके जो स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए रहते हैं, और डिप्लोमा करके जो स्टूडेंट्स आते हैं डायरेक्ट सेकंड ईयर के लिए, उनके लिए एडिशनल 10% कोटा रहता है। एडिशनल 10% यानी 60 में से 10% तो हो गए 6। ये 6 सीट एडिशनल भर दिए जाते हैं। यानी एक डिवीजन में समझिए कि 60 की ओरिजिनल इंटेक है, फर्स्ट ईयर में 60 स्टूडेंट्स थे, तो सेकंड ईयर में 6 स्टूडेंट्स अलग से आएंगे डिप्लोमा करके जो आए हैं वो। तो ये 60 प्लस वो 6 यानी 66 स्टूडेंट रहेंगे एडिशनल वो क्लासरूम में। तो ये डिप्लोमा और रेगुलर यानी 11th-12th के जो स्टूडेंट थे, ये दोनों के लिए सीट्स का जो अलॉटमेंट था वो। बाद में और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ आपको ध्यान में रखने हैं ड्यूरिंग सिलेक्शन ऑफ कॉलेज, ड्यूरिंग सिलेक्शन ऑफ ब्रांच ऑल्सो। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिलेक्ट ओनली एआईसीटी अप्रूव्ड कॉलेज। एआईसीटी यानी क्या? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो ये एआईसीटी अप्रूव्ड कॉलेज जो है वो सिर्फ ऑथोराइज कॉलेज रहते हैं। इसमें से जो स्टूडेंट्स ने डिग्री या डिप्लोमा पास आउट किया है उनको अच्छी वैल्यू रहती है। ये अप्रूवल का बहुत ज्यादा इफेक्ट आगे के करियर पर, आगे के फ्यूचर पर हो सकता है। तो व्हाइल सिलेक्टिंग द कॉलेज, फर्स्ट ऑफ ऑल सी द लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड एआईसीटी कॉलेजेस। तो कॉलेज के नाम के नीचे ही लिखा हुआ रहता है, जो ब्रोशर ऑनलाइन आपको मिलेगा उसमें ये मेंशन रहता है। 2 नंबर पे, कोर्स सिलेक्ट करते समय हमेशा एक्रेडिटेड कोर्स सिलेक्ट करो। एक्रेडिटेशन यानी वो कॉलेज में करीब करीब बहुत सारी चीजें एज पर रूल्स है, एज पर नॉर्म्स है, जो गवर्नमेंट ने, जो यूजीसी ने सब कॉलेजेस के ऊपर जो मैंडेटरी किया है उसके हिसाब से है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तीसरा जो है वो सिलेक्ट द ब्रांच वाइजली। कुछ पेरेंट्स स्टूडेंट के ऊपर जबरदस्ती करते हैं कि मेरी बहुत तमन्ना थी कि तू मैकेनिकल इंजीनियर बन जाए तो मैकेनिकल ही ले, तू कंप्यूटर ही ले, ऐसा करके उसके ऊपर अपनी जो विश है वो इम्पोज करते हैं और उसको इंसिस्ट करते हैं वही ब्रांच लेने के लिए। तो ऐसा मत कीजिए। स्टूडेंट जो लाइक करता है, जो ब्रांच उसको दिल से चाहता है, वो ब्रांच सिलेक्ट कीजिए। कॉलेज सिलेक्ट करते समय भी यही चीज ध्यान में रखिए कि अच्छा सा कॉलेज सिलेक्ट कीजिए कि जिसका रिप्यूटेशन अच्छा है, बहुत ओल्ड कॉलेज है, उसके जो एल्यूमनी है यानी पास आउट स्टूडेंट्स है अच्छे अच्छे कंपनियों में अच्छे अच्छे पोजीशन पे काम कर रहे हैं, ऐसा ही कॉलेज सिर्फ आप सिलेक्ट कीजिए। ब्रांच सिलेक्ट करते समय वही स्टूडेंट के चॉइस की ब्रांच होनी चाहिए। आफ्टर गेटिंग एडमिशन, कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगता कि चलो हम पास हो गए, बहुत हो गया, या हमको फर्स्ट क्लास मिल गया, बहुत अच्छा हो गया, हमको डिस्टिंक्शन मिल गया, बहुत हो गया। ऐसा नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ही कंपटीशन का जमाना है। इसमें आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। एक 10-15 साल पहले इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स है उनको हार्डली 60, 65 या 68, 70% तक मार्क्स मिलते थे। 70% के ऊपर कोई जाता नहीं था। लेकिन अभी वो सिचुएशन नहीं रही।
अभी जो स्कोर है वो पॉइंटर बोलते हैं उसको, आउट ऑफ 10 मिलता है। आउट ऑफ 10 में से 9.2, 9.3, 9.35, 9.5, 9.6, 9.7 तक स्टूडेंट्स जाते हैं। तो उनके साथ अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपके हिसाब से जो फर्स्ट क्लास रहता है 6.7, 6.8 या 6.9, उसको कुछ भी वैल्यू नहीं है। कंपटीशन का जमाना है। आगे अगर अच्छी कंपनी में आपको जॉब चाहिए तो ये बात पक्की ध्यान में रखो कि ओनली फर्स्ट क्लास, ओनली पासिंग इज नॉट इनफ। 80 केटी तो आपको लगना ही नहीं चाहिए, यानी बैकलॉग के लिए सब्जेक्ट एक भी रहना नहीं चाहिए। ये बात पक्की आप ध्यान में रखेंगे यही दिन से। इसलिए कोचिंग क्लास इज मस्ट। आप जब कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे तो कॉलेज वाले आपको बता देंगे कि किसी भी कोचिंग क्लास लगाने की जरूरत नहीं है। मेरा आपको एक कहना है, अगर विदाउट ज्वाइनिंग एनी कोचिंग क्लास आपका पॉइंटर बहुत अच्छा आता है, समझो 9 के अबव है, तो मैं बोल सकता हूं कि आपको किसी भी कोचिंग क्लास की जरूरत नहीं है। लेकिन आपका पॉइंटर अगर 6, 6.5, 7, 7.5 के आसपास है, या एक दो सब्जेक्ट में अगर आपको बैकलॉग लगता है, 80 केटी लगती है, तो आपके लिए कोचिंग क्लास बहुत जरूरी है। क्योंकि आपके आइडियाज क्लियर करके अच्छे ढंग से आप पास आउट अगर हो जाएंगे तो ही अच्छी कंपनी में आपको जॉब मिल जाएगा। बहुत सारी कंपनीज का क्राइटेरिया रहता है कि वी वांट थ्रू आउट फर्स्ट क्लास कैंडिडेट्स ओनली। थ्रू आउट फर्स्ट क्लास का मतलब ये कि फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, ऐसा करते करते आपकी जो फाइनल यानी 8th सेमेस्टर रहती है, वहां तक आपको फर्स्ट क्लास से डिस्टिंक्शन चाहिए। और उतने स्टूडेंट्स बाहर अवेलेबल है, इसलिए वो कंपनी ऐसी कंडीशन रखती है। तो ये बात आप पक्का ध्यान में रखिए। जो सब्जेक्ट्स आपको टफ लगते हैं, डिफिकल्ट लगते हैं, उसके लिए कोचिंग क्लास ज्वाइन करने में कोई हार्म नहीं है। बहुत से स्टूडेंट सवाल पूछते हैं कि सर बीई करना चाहिए या बीटेक करना चाहिए, दोनों में से कौन सा अच्छा है? तो माय डियर फ्रेंड्स, बोथ आर वन एंड द सेम। बीई यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बीटेक यानी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो जो कॉलेज के नाम में इंजीनियरिंग आता है कि सो एंड सो कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, वो कॉलेज बीई डिग्री ऑफर करता है यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। और जो कॉलेज के नाम में टेक्नोलॉजी वर्ड आता है, फॉर एग्जांपल आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ये जो कॉलेजेस है ये बीटेक यानी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी ये डिग्री ऑफर करता है। तो लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल में ये दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो बी प्राइवेट कॉलेज में सेम स्टैंडर्ड का है और बीटेक प्राइवेट कॉलेज में सेम स्टैंडर्ड का है, दोनों में बिल्कुल डिफरेंस नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये थी एडमिशन प्रोसीजर फॉर इंजीनियरिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर वो सब्सक्राइब कीजिए। और इंजीनियरिंग और डिप्लोमा के सब ब्रांचेस के सब सब्जेक्ट के क्लासेस जल्दी ही शुरू होने वाले हैं। तो आप मेरे कांटेक्ट में रहिए। अगर आपको कुछ डिफिकल्टी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।